हेलो, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्लास 10th का संस्कृत जिस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जो कि इसका थ्योरी खत्म हो चुका था, यानी कि हम लोग पढ़ चुके थे और ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वीवीआई, जो परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कि बच्चा को भी समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस किस रूप में किया था। यानी कि राजशेखर जो थे, राजशेखर जो पटना का उल्लेख कैसे कैसे किए थे। चलिए उत्तर देखते हैं। तो कह रहे कि काव्य मीमांसाकार, उत्तर काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने पाटलिपुत्र को विद्या की देवी कहा है। जो काव्य मीमांसाकार काव्य है, जो काव्य लिखे थे काव्य मीमांसा, इसमें बताए हैं कि जो पाटलिपुत्र जो विद्या की देवी है, विद्या की देवी, यहाँ पे ढेर सारे पढ़ने आते थे ना। सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र स्वीकार किया। यानी कि कहने का अर्थ है इसका कि सरस्वती जहाँ पे बहुत पहले पढ़ाई होता था उसको सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र कहा जाता है। जो पटना है, पटना जो है उस कोची है पढ़ने वाला क्षेत्र है, कोची है पढ़ने वाला क्षेत्र है ना। तो कहा एवं शिक्षा शास्त्रियों की महान परंपरा वाला प्रदेश है। एक परंपरा वाला क्या है? प्रदेश है ये ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शिक्षा एकदम उच्चतम में मिलती है, कि यहाँ पे ठीक बहुत बढ़िया शिक्षा मिलती है। कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे मिलती है? पटना में। क्या था? उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पिंगल, वरुचि एवं पतंजलि जैसे दिग्गज विद्वानों ने अपना एक कार्य किया था। नहीं कि यहाँ पे कौन कौन से आए थे, तो लिखना कौन कौन से आए थे। उपवर्ष वर्ष पाणिनि, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत का ज्ञाता, संस्कृत के पिता ना। संस्कृत के पिता किसको बोलते हैं? पाणिनि को ना। तो पिंगल, वरुचि, पतंजलि जैसे दिग्गज यहाँ पे आके पढ़ाए थे ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। यानी कि जब पटना पुराना था तो इसको कौन कौन से नाम से पुकारते थे? किसको? पटना को ना। पटना को कौन कौन से नाम से पुकारते थे? तो चलिए देखते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराणों में, यानी कि जो पुराण था, वेद था ना, वेद कई गो? 4 गो ना। 4 गो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और दामवेद ना, 4 गो। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, जो फूल को से देखा गया था, अथवा कुसुमपुर पाया गया है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में विशेष पुष्पों की अधिक खेती होती थी। यानी कि कहने का अर्थ है, जो पुष्पपुर नाम है, पुष्पपुर, तो पुष्पपुर का नाम पड़ल था। यहाँ पे फूल की खेती, यानी कि पटना में फूल की खेती अधिक मात्रा में होती है। कौन सी मात्रा में होती है? अधिक मात्रा में होती थी। तो अब कहा कि पाटल अर्थात गुलाब की खेती से भी है। यानी कि पाटल मैंने कुछ, तो यहाँ गुलाब की खेती अधिक होती थी। अब पाटलिपुत्र इस क्षेत्र का नाम पड़ गया। कब पड़ गया? पाटलिपुत्र क्षेत्र का नाम पड़ गया। यानी कि गुलाब जो है, गुलाब का फूल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। पटना में क्या होता था? ज्यादा होता था, इसीलिए कौन पड़ गया? पाटलिपुत्र पड़ गया। क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र पड़ गया ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। बात तो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त राजा था, इसके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य, जिसको कहते हैं कौटिल्य ना, जिसको कहते हैं चाणक्य। कौन बोलते हैं? चाणक्य ना, चाणक्य ना। तो इसको राजा पता तो चल गया। अब चलते कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पटना की रक्षा एकदम बिल्कुल उत्कृष्ट थी, एकदम बिल्कुल शासन व्यवस्था एकदम बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही बढ़िया थी ना। तो चलिए देखते हैं
कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, यानी कि बहुत मजबूत था। जो धनानंद को हराया था, उस समय धनानंद थे ना। यूनान की राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ में इंडिका में इसकी पुष्टि इसकी साक्ष्य मिलता है। यानी कि मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में अपने ग्रंथ इंडिका में बताते हैं कि चंद्रगुप्त ऐसे ऐसे राजा थे कि पूरा एकदम अपने शासन व्यवस्था में सब कुछ एकदम सशक्त बनाए हुए रखे हुए थे ना। हाँ, चलिए आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र जिसका जो वैभव है उस पर प्रकाश डाले, यानी कि उसके बारे में बताना है ना, कुछ करना उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी, तो सही बात है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना तो है, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं, पीछे के समय में पाटलिपुत्र कहते थे। हाँ, क्योंकि पाटलिपुत्र का वर्णन मनुष्यों ने ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों ने मेगास्थनीज और फाहियान आदि ने भी किया है। यानी कि हम लोग ही नहीं, देश के भी नहीं आदमी, विदेशों के आदमी भी किए थे पाटलिपुत्र का वर्णन ना किया है। इस नगर का उल्लेख इंद्र के स्वर्ग से भी बताया गया है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, घूमने लायक है, दर्शन यात्री है, पढ़ने वाला है, यहाँ पे सब कुछ है, इसीलिए स्वर्ग से भी ऊपर बताया गया है। कहाँ? पाटलिपुत्र। भगवान बुद्ध ने कहे थे कि कालांतर में यह नगर समृद्ध होगा, यानी कि आने वाले समय में यह नगर जो था बहुत बड़ा समृद्ध होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा समृद्ध होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही बात है, धार्मिक, औद्योगिक और तकनीकी आदि में पटना में विशेष महत्व रहेगा। यानी कि यहाँ पे पूजा पाठ भी होगा और क्या, अध्ययन भी होगा। यहाँ पे घूमने भी आएंगे सब। यहाँ पे क्या करने आएंगे? घूमने भी सब आएंगे ना। तो वही कहने का अर्थ है। तो पटना का विशेष मतलब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यानी कि पूरा सशक्त था, न तो कोई क्राइम कर सकता था, यानी कि न तो कोई उसको क्या बोलते हैं, क्राइम कर सकता नहीं होने देते थे ना। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ थे? उत्तम थे। आज एशिया के दीर्घतम सेतु जो महात्मा गांधी सेतु है, वो गंगा नदी पर है। और कहाँ है वो निर्माण हुआ? पटना में ही निर्माण हुआ। कहाँ पर निर्माण हुआ? गंगा सेतु पटना में निर्माण हुआ। और साथ ही पटन देवी को पटना की पालनकर्ता माना जाता है। यानी कि वहाँ की जो देवी है पटन देवी, उसी को पालनकर्ता माना जाता है ना, पटना को। अगला कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखना है। कौन सी दर्शनीय स्थल जो हम उसको घूर सके, दर्शन कर सके ना। चलिए, कि बिहार की राजधानी कहाँ? पटना में। दर्शनीय स्थलों में पहले तो गांधी सेतु है, बहुत बड़ा है। दूसरा संग्रहालय है, संग्रहालय है जिसमें, और तीसरा है उच्च न्यायालय, और चौथा सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन, ये सब कौची है? ये सब आप लोग का कौची है? दर्शन स्थलीय स्थल। यहाँ पे जाके हम घूम सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जाकर घूम सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, वहाँ पे वो है ना, कह सकते हैं हम लोग। तो कह रहा कि अवशेष तथा महावीर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि यहाँ पे जो महावीर मंदिर है, कुछ हनुमान मंदिर को महावीर मंदिर बोलते हैं। इतना बड़ा है महावीर मंदिर कि इससे तो लगभग नहीं तो 2-3 हॉस्पिटल और कहने का अवका हॉस्पिटल और स्कूल भी चलता है ना। महावीर मंदिर को दान दक्षिणा में जो तो मिले होते हैं ना। भंडारा भी होता है इसमें, इसके पैसे से हाँ। विशेष उल्लेखनीय है, इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यही पटने में है, जो गुरुद्वारा के नाम से फेमस है। यानी कि कहने का अर्थ कौन कि जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। लेकिन जो इनका जो जहाँ जन्म हुआ इनका था, उनका नाम है गुरुद्वारा। उनका नाम कौन है? गुरुद्वारा
ना। अगला क्वेश्चन कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, यानी कि जो पाटलिपुत्र पटना के बारे में क्या कहता है, यानी कि कहे थे कि पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है वो आने वाला में तो उत्कृष्ट होगा, लेकिन क्या कि कलह अग्निदाह और जल के भय से हमेशा क्या होगा, ग्रसित होगा, हमेशा क्या होगा, ये ग्रसित होगा, यानी कि अग्निदाह जल और इसके भय से सब कुछ होगा, ग्रसित होगा ना। जैसे मैं कह रहा है कि पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, क्या किए थे कि भविष्य में ये तो महानगर बनेगा, भविष्य में आने वाला समय में पटना तो महानगर बनेगा, लेकिन परंतु कलह अग्निदाह और जल पर की समस्या से ग्रसित होगा। सोचिए होगा, ये समस्या से क्या होगा, ग्रसित होगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल और देखेंगे।